हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उसको अच्छी तरह ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। आज मैं भारतीय दंड संहिता का अध्याय 2, जिसमें कि साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बताया गया है, यानी कि जो परिभाषाएं हैं भारतीय दंड संहिता की, जो धारा 6 से लेकर 52A तक हैं, उनके बारे में मैं आपसे विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिनको आप ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 2 में जितने भी शब्द भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त किए गए हैं उनको स्पष्ट किया गया है, यानी कि उनके निर्वचन के बारे में बताया गया है, जिसको मैं अभी आपसे बताता हूँ। सबसे पहले आती है धारा 6 संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। यानी कि भारतीय दंड संहिता में जितने भी परिभाषाएं हैं, दंड उपबंध हैं या हर दृष्टांत हैं, उसके लिए अध्याय 4 में जो साधारण अपवाद दिए गए हैं, जो धारा 76 से लेकर 106 तक हैं, वे पूरी भारतीय दंड संहिता के जो पैनल प्रोविजनों हैं सबको कवर करते हैं। जैसे कि अगर कोई 7 साल से कम आयु का बालक चोरी करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 82 पूर्ण से उन्मुक्ति प्रदान करती है, डोली इन कैप्स, यानी कि नादान गुड़िया के रूप में। यानी कि अगर वो चोरी करता है तो उसकी इतनी समझ नहीं है कि वो अच्छे बुरे के बारे में जान सके, तो उसको पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार भारतीय दंड संहिता के जितने भी अपराध हैं, वहाँ पर सेक्शन 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध नहीं कर सकता, इसीलिए पूर्णतः उन्मुक्ति उसको प्रदान की गई है। तो इसको बार बार न दोहराया जाए, इसीलिए जो है साधारण अपवादों में 76 से लेकर और 106 तक के इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। यानी कि जो भी परिभाषा है उसमें जो है सामान्य अपवाद जो अध्याय 4 में वे सब लागू होंगे, दंड उपबंध भी इसी प्रकार लागू होंगे, और हर दृष्टांत हर धारा में इसी प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। तो इनको बार बार न दोहराना पड़े, इसीलिए धारा 6 में जो है इसको स्पष्ट कर दिया गया। इसी प्रकार से धारा 7 है, एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। अगर भारतीय दंड संहिता में किसी धारा में कोई स्पष्टीकरण दे दिया गया तो वो स्पष्टीकरण यानी कि उसी धारा के लिए लागू होते हैं, वो सभी धाराओं के लिए लागू होता है। उसके बाद धारा 8 कहती है लिंग। लिंग के अंतर्गत जो है यहाँ ही, जहाँ भी कहीं ही शब्द, जो कोई शब्द यूज किया गया, हु यूर शब्द को यूज किया गया, तो ही सी वो यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए धारा 354 है, उसमें जो है जो कोई किसी स्त्री के साथ शील भंग करेगा तो वहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों दंडित करने का प्रावधान है। यानी कि लिंग में यह स्पष्ट कर दिया गया कि लिंग के अंतर्गत ये अगर ही शब्द है तो ही सी दोनों के साथ लागू होगा, यानी कि स्त्री पुरुष जो के साथ लागू होगा। यानी कि परिभाषाओं में जहाँ जैसा रेप के मामले आते हैं, वहाँ यह आता है यदि कोई पुरुष, तो पुरुष जहाँ आता है वहाँ पुरुष लागू होगा। यहाँ जो कोई शब्द प्रयोग किया गया है वो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ समान रूप से लागू होता है, और वहाँ दोनों में से अगर कोई भी अपराध करता है या दोनों अपराध करते हैं तो दोनों इसी प्रकार से अपराध से दंडित किए जाएंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण धारा है जो कि प्री एग्जाम में बहुत आती है, धारा 10, पुरुष स्त्री। पुरुष चाहे वो 1 साल का हो चाहे 100 साल का हो, उस सब के लिए ऐसा ही प्रयुक्त किया जाएगा। इसी प्रकार स्त्री चाहे वो 1 साल की हो चाहे 100 साल की हो, समान रूप से जो है लागू होगी। तो उसमें जो है जन्म लेते ही बालक जैसा हो जाता है, स्त्री या पुरुष है
उससे लेकर और जितनी भी आयु उसकी है, जितनी भी आयु तक का कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए प्रयोग की जाएगी। धारा 11 व्यक्ति को परिभाषित करती है। यहाँ ये नहीं बताया गया कि क्या नाम प्राकृतिक व्यक्ति, यहाँ ये बताया गया कि प्राकृतिक व्यक्ति तो इंक्लूड हैं ही, लेकिन निगमित कंपनी या फर्म वगैरह सब इसके अंतर्गत। विधिक व्यक्ति शब्द यानी कि विधिक लीगल पर्सन इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। फर्म भी, चाहे वो रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, कंपनी चाहे वो पंजीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हो या न हो, सब जो है व्यक्ति शब्द के अंदर प्रयोग की जाएंगे। धारा 11 में। धारा 14 में है सरकार का सेवक, यानी कि जो भारत सरकार के अधीन सेवा में है, जो नियोजित है सेवा में और उसके निर्देशों के अनुसार, सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, उसको सरकार का सेवक कहा जाएगा। लोक सेवक में और सरकार के सेवक में अंतर है। लोक सेवक लोक प्रतिनिधित्व ग्रहण करता है, यानी कि लोक दायित्व उस पर अधिरोपित किया जाता है, इसीलिए उसको जो है धारा 21 में लोक सेवक के अंतर्गत कहा। लेकिन सरकार का सेवक जो सरकार के प्राधिकार के अधीन नियोजित किया गया और वह सरकार के कार्य करने के लिए प्राधिकृत है, उसको लोक सेवक का नाम सरकार का सेवक कहेंगे। अब यहाँ सरकार आती है धारा 17 में, ये भी प्री एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सरकार के अंतर्गत यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सम्मिलित हैं। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के दोनों जो है सरकार के। धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। यहाँ भारत के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत प्रयोग किया गया। धारा 19 में जो है न्यायाधीश शब्द को प्रयोग किया गया। न्यायाधीश कौन होगा? न्यायाधीश वह व्यक्ति है जिसके जो किसी मामले में, चाहे वो सिविल हो चाहे दांडिक मामला हो, उसमें जो है अंतिम निर्णय देने की अधिकारता रखता हो, तो वह व्यक्ति, वह न्यायाधीश कहा जाएगा। यानी कि जैसा कि ग्राम पंचायत के सदस्य, सरपंच वगैरह जो है यहाँ किसी मामले में, चाहे वो सिविल हो दांडिक हो, अंतिम निर्णय देते हैं, तो वह न्यायाधीश है। इसी प्रकार से कोई भी न्यायाधीश अगर उसकी अपील ना किए जाने पर वह अंतिम हो जाए, तो वह न्यायाधीश कहा जाएगा। यानी कि उसका निर्णय जो है अंतिम हो जाए, जिसकी अपील न की गई हो। उसके बाद है धारा 20 के अंदर न्यायालय। न्यायालय के अंतर्गत एकल न्यायाधीश, यानी कि एकल न्यायाधीश भी न्यायाधीश होगा। अगर वह बेंच में बैठता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होता है कि वहाँ बेंच में बैठते हैं, वे भी यहाँ पर जो है न्यायालय, यानी कि सिंगल बेंच या डबल बेंच या फुल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बैठते हैं और वे न्यायिक कार्य करते हैं, वे न्यायाधीश हैं। एक चीज़ में थोड़ा इसमें भूल गया, न्यायाधीश के अंतर्गत एक चीज़ बताना भूल गया, जिसको कि अंतिम निर्णय देने की अधिकारता हो। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है प्री एग्जाम में कि अगर कोई मजिस्ट्रेट है जो जिसको कि किसी दांडिक मामले में निर्णय देने की अधिकारता तो नहीं है, लेकिन उसको जो है उस मामले को सुपुर्द करने की अधिकारता है, क्या वह न्यायाधीश है? तो इसका उत्तर है नहीं। जिस मजिस्ट्रेट को या न्यायाधीश को निर्णय देने की अधिकारता नहीं होती, वह केवल जो है उस मामले को सुपुर्द की करता है, वह न्यायाधीश नहीं होता। उसके बाद देखो धारा 21 है लोक सेवक। लोक सेवक के अंतर्गत जो है यहाँ लोक सेवक को परिभाषित नहीं किया गया है। यहाँ लोक सेवकों के केवल प्रकार बताए गए हैं कि कितने प्रकार के हैं। इसमें से क्वेश्चन प्री एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। ये भी आ सकता है कि बताइए भारतीय दंड संहिता की धारा कि किस धारा में लोक सेवक को परिभाषित किया गया है? तो धारा 21 में किया गया है। लोक सेवक के अंतर्गत जो है ऐसे व्यक्ति जो लोक प्राधिकार धारण करते हैं, वे व्यक्ति लोक सेवक कहलाते हैं। जैसे कि भाई नौसैनिक, सैनिक, वायु सैनिक के कमीशन ऑफिसर, जो न्यायाधीश, हर न्यायाधीश भी आएगा। इसी प्रकार के से इनकी 12 खंडों में बांटा गया है, तो वे न्यायाधीश हैं, सॉरी लोक सेवक हैं। एक बात आती है
कि जो विश्वविद्यालय का परीक्षक एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, क्या वह जो लोक सेवक की श्रेणी में आएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। परीक्षक लोक सेवक नहीं होता, क्योंकि वह लोक दायित्व ग्रहण नहीं करता। क्या एमएलए लोक सेवक है? तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में कहा कि एमएलए न तो कभी लोक सेवक था, ना ही लोक सेवक है। लेकिन MP को सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सेवक माना है और मुख्यमंत्री को भी लोक सेवक माना गया है। M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री को लोक सेवक माना है। उसके बाद आती है धारा 22 में जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति के अंतर्गत मूर्त संपत्ति आती है, केवल मूर्त जंगम संपत्ति। मूर्त का मतलब है जो दिखाई देने वाली संपत्ति है, उसको मूर्त संपत्ति कहते हैं। वह संपत्ति इसके अंतर्गत है, यानी कि जंगम संपत्ति वो है जिसको एक स्थान से दूसरी जगह ले जाया जा सके, लेकिन वो देखने वाली होनी चाहिए, तभी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत वह कवर होगी। अमूर्त जंगम संपत्ति यहाँ इंक्लूड नहीं की गई है। धारा 23 के अंदर है सदोष अभिलाभ और सदोष हानि, यानी कि अगर विधि विरुद्ध साधनों द्वारा कोई संपत्ति अभिप्राप्त की गई है तो उसको कहेंगे सदोष, यानी कि दोषपूर्ण रूप से अभिलाभ, यानी कि लाभ अर्जित करना। सदोष हानि यानी कि जिस व्यक्ति की संपत्ति दोषपूर्ण रूप से, सदोष रूप से अभिप्राप्त की गई हो तो उस व्यक्ति को क्या होगी? हानि। इसका उदाहरण चोरी है। अगर किसी व्यक्ति के कब्जे में से कोई चल संपत्ति उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बेईमानी पूर्ण हादसे से हटाया जाता है तो वह चोरी है, यानी कि जो चोर है उसको सदोष अभिलाभ प्राप्त हुआ और जिसकी संपत्ति चोरी की गई है उसको सदोष हानि पारित हुई है। उसके बाद है धारा 24। धारा 24 धारा 23 के ही कहना बिल्कुल उसमें परिप्रेक्ष्य में है। धारा 24 में बेईमानी से शब्दों का प्रयोग किया गया है। बेईमानी के अंतर्गत ये है, यानी कि किसी व्यक्ति के साथ अगर बेईमानी पूर्ण से कोई रूप से कोई संपत्ति अभिप्राप्त की जाती है तो यहाँ जो प्राप्त करने वाला है उसको सदोष अभिलाभ होगा और जिसकी संपत्ति अभिप्राप्त की जाती है उसको सदोष हानि होगी। उसके बाद नेक्स्ट आती है धारा 25 कपट पूर्वक। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कपट करने के आशय से कोई कार्य करता है तो उसको कपट पूर्वक कहेंगे। जैसे छल करना कपट आ जाता है, यानी कि हम अगर किसी व्यक्ति के साथ कपट करने के आशय से उसकी संपत्ति को अभिप्राप्त करना चाहते हैं या अभिप्राप्त करते हैं तो वह कपट पूर्वक है। उसके बाद धारा 27 पत्नी लिपिक और सेवक। अगर पति अपनी पत्नी को कोई संपदा या कोई संपत्ति धन आदि प्रदान करता है या कोई मालिक अपने लिपिक को ऑफिस में कोई संपत्ति उसके संरक्षण दी गई है या सेवक को मालिक द्वारा कोई संपत्ति दी गई है तो भले ही वो पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में हो लेकिन असल मालिक उसका पति ही माना जाता है या मालिक माना जाता है। ठीक है जी, उसी के विरक्षा मानी जाती है वो चीज़, भले चाहे इनके कब्जे में दी गई हो लेकिन असल मालिक वही है। अगर ये बिना उसकी सम्मति के हटाते हैं या दुर्नियोग करते हैं, लिपिक भी सेवक भी आदि आदि इस पर छल करते हैं और चोरी करते हैं तो वह अलग अलग धाराओं में इस प्रकार से होंगे। धारा 28 है कूटकरण। कूटकरण का मतलब है किसी वस्तु को उसके सदृश रचना। जैसे कि नकली नोट आते हैं, 500 का नकली नोट ले लो तो नकली नोट में और असली नोट में ज़्यादा फर्क नहीं, एक सामान्य व्यक्ति जो है उसको पहचान नहीं पाने का, इसीलिए वह उसके सदृश रचा, यानी कि लोगों के साथ कपट वंचित करने के आशय से कार्य कर रहा तो उसको कूटकरण कहेंगे। जैसा कि कोई अच्छी ब्रांडेड कंपनी का मोबाइल है और
दूसरा कोई अभियुक्त व्यक्ति उस जैसा ही कोई मोबाइल बनाता है, उसको लोगो लगाता है वगैरह करता है, तो वह उसकी जैसा चीज करता है तो उसको कूटकरण कहते हैं। नेक्स्ट है धारा 29 दस्तावेज। दस्तावेज को यहाँ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेम परिभाषा है। वहाँ धारा 3 के अंदर दस्तावेज को परिभाषित किया गया है, यहाँ धारा 29 को परिभाषित किया गया है। जब किसी पदार्थ पर, पदार्थ कोई भी हो सकता है, वो कागज़ भी हो सकता है, ये बोर्ड भी हो सकता है, या कोई दीवार भी हो सकती है, कोई पत्थर भी हो सकता है, कोई स्टाम्प पेपर भी हो सकता है, आदि आदि, कोई धातु भी हो सकती है, जिस पर कि शब्दों, चिन्हों या अंकों द्वारा जिसका अभिवर्णन किया गया हो, या तो वे एक साथ भी हो सकते हैं। भाई किसी चीज़ पर, यहाँ पर मैंने शब्द लिखा भारतीय दंड संहिता 1860 लिखा, यहाँ आरो बना दिया, तो ये चिन्ह हो गया। यानी कि तीनों चीज़ किसी पदार्थ पर एक साथ भी अभिवर्णित की जा सकती हैं, या केवल भारतीय दंड संहिता भी वर्णित की जा सकती है। जैसा कि अगर कोई बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ से देहरादून जाने के लिए एरो, ये देहरादून लिख दिया, किलोमीटर 64 किलोमीटर, तो ये क्या है कि एक धातु, ये पदार्थ है, पदार्थ पर जो है हमने शब्द भी लिखे, अंक भी लिखे और चिन्ह भी बनाया। ठीक है जी। इसी प्रकार, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें कि ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो साक्ष्य में प्रयुक्त किया जा सके। ये महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी। अगर वो कोई साक्ष्य में प्रयुक्त ही ना किया जाए तो वो दस्तावेज के अंतर्गत ये धारा 29 में नहीं आता। साक्ष्य के रूप में प्रयोग होना उसका आवश्यक। मान लो ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी स्टाम्प पेपर पर लिखा गया, स्टाम्प पेपर के अंदर उसका पंजीकरण हुआ, जैसे कोई सेल डीड है या गिफ्ट डीड है या पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो वह भी जो है दस्तावेज के रूप में प्रयोग हो सकती है। तो वह दस्तावेज, अगर कल को ए और बी के अंदर मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह दस्तावेज के रूप में न्यायालय में प्रयोग हो सकती है। जैसा कि मुख्तियारनामा है, कोई सेल डीड है, कोई गिफ्ट डीड है, कोई मैप है, कोई क्या नाम यहाँ पर रेखांकन कर दिया, साइट प्लान बना दिया, तो ये सब जो है दस्तावेज के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है इसमें धारा 29A, जो कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के बारे में बताती है। ये IT एक्ट 2000 लागू होने पर भारतीय दंड संहिता में इसको इंसर्टेड किया गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज वे दस्तावेज हैं जो कंप्यूटर या के माध्यम से जो है इनपुट या आउटपुट किए जाते हैं, वे भी यहाँ पर आउटपुट लेके और उनको साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अंतर्गत धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति की बात करती है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति हमेशा पहली बात है कि मौलिक दस्तावेजों, यानी कि मूल दस्तावेजों के लिए लागू होती है। ये उन मूल दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी के लिए लागू नहीं होती है। मूल्यवान प्रतिभूति यानी कि ए और बी के मध्य कोई सेल डीड एग्जीक्यूट हुई तो वो सेल डीड जो मूल दस्तावेज है वो जो है यहाँ पर मूल्यवान प्रतिभूति है। ए ने अपनी भूमि या अपना मकान किराए पर दिया, लीज पे दिया, तो वह जो लीज डीड उनके मध्य तय हुई वो लीज डीड जो है मूल्यवान प्रतिभूति है। इसी प्रकार से गिफ्ट डीड है, वो मूल्यवान प्रतिभूति है। तो मूल्यवान प्रतिभूति हमेशा मूल दस्तावेजों की लागू होती है, उनकी प्रतिलिपियों पर नहीं। न्यायालय की डिग्री है, न्यायालय में जो डिग्री है वो मूल्यवान प्रतिभूति है, लेकिन उसकी सर्टिफाइड जो कॉपी लेते हैं वह मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होती। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और इससे आगे मैं आपको कल वीडियो भेजूँगा। मुझे विश्वास है कि आपने जो है इससे बहुत लाभ मिलेगा और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे।